नमस्कार दोस्तों। 2026 में बैंक में पीओ या क्लर्क कैसे बने, पूरी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं, बिगिनर से, तो वीडियो आपके लिए। और अगर आप बिगिनर्स नहीं, रिपीटर्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। रिपीटर्स हर वो स्टूडेंट है जिसने 2025 में एक बार फाउंडेशन कंप्लीट किया था और उसके बाद उसने एक दो एग्जाम दिए या नहीं दिए, ये एलिजिबल था भी नहीं, लेकिन इस बार दोबारा एग्जाम देना है आप सभी के लिए। यहां मैं आपको यह बताऊंगा कि पीओ और क्लर्क बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम्स 2026 में आपके सामने हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इनके अलावा क्वालिफिकेशन उसमें क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, स्टडी मटेरियल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बड़े ध्यान से गौर से सुनिएगा, पूरी बताने वाला हूं। एंड में आपको पूरा स्टडी मटेरियल, किस बैच में पढ़ना है, किस क्लास को पढ़ना है, फॉलो करना है, एवरीथिंग एंड तक देखना वीडियो को, बड़ा शानदार मजा आ जाएगा, गारंटी। देखिए, ये हमारी बैंक्स है। ये जो बैंक आप देख रहे हैं सारी पीएसबी बैंक है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम अलग से होता है। इसका एग्जाम आपका दोस्तों अलग से होता है। बाकी इन सभी का एग्जाम एक बॉडी कराती है, जिस बॉडी का नाम है आईबीपीएस। आप में से जो लोग नहीं जानते, आप सब लोगों को बता दूं, ये बॉडी है आईबीपीएस। आईबीपीएस का एग्जाम दोगे आप, पीओ बनने के लिए अलग, क्लर्क बनने के लिए अलग, एसओ बनने के लिए अलग। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना खुद का अलग एग्जाम होता है, जिसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ, क्लर्क, एसओ का एग्जाम होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमारी आरआरबीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। ये रीजनल रूरल बैंक्स हर एक स्टेट में आपको मिल जाएंगी और हर एक स्टेट वाइज इनकी वैकेंसी होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते तो वहां की वैकेंसी, मध्य प्रदेश में तो वहां की वैकेंसीज, और ये बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग देखो स्टेट में अलग अलग बैंक में निकलती। मैंने कुछ के एग्जाम्पल यहां पर दिए। ये सारी हमारी सरकारी नौकरी है जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं। बड़े ध्यान से गौर से सुनेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम इस साल सबसे पहले होगा, लेकिन उसकी डेट क्या है, नोबडी नोज। नोबडी नोज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी पहले से नहीं बताता कि डेट क्या, अचानक से नोटिफिकेशन ले आएगा किसी भी दिन और कह देगा कि ठीक है, आपके 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद ही जो है आपका पेपर है प्रीलिम्स का और ये रहा मेंस का पेपर। किसी को नहीं पता होता, तो हमें रेडी रहना होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 पेपर जो आपके हर एक बच्चा दे सकता है, बस आपने ग्रेजुएशन की हो। पहला पेपर दोस्तों है जिसको हम बोलते हैं जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, जिसको साधारण भाषा में हम क्लर्क कहते हैं, वो ये है। और दूसरा पेपर होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर का, जिसको हम पीओ कहते हैं। तो ये 2 पेपर होंगे सबसे पहले। इसमें भी सबसे पहले होगा पीओ का और दूसरे नंबर पे होगा क्लर्क का। 2026 में ऐसे होगा। और जो आईबीपीएस एग्जाम कराएगा वो ये एग्जाम कराएगा, यहां से लेकर यहां तक। और इन एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट्स आ चुकी है। 16 जनवरी 2026 को आईबीपीएस ने कैलेंडर रिलीज किया था। ये रहा वो कैलेंडर आपके सामने। आईबीपीएस की वेबसाइट पर आएंगे और यहां पर आपको दिख जाएगा ये टेंटेटिव कैलेंडर है। ये कैलेंडर आया है जिसमें सभी डेट्स साफ तौर पे लिखी हुई हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स कब कब होंगे। तो आईबीपीएस हमेशा से इस तरीके से कैलेंडर देगा, ये टेंटेटिव डेट्स है और 90% चांसेस है कि इन्हीं डेट्स पर एग्जाम होगा। अभी कुछ इमरजेंसी है, कुछ आ जाए तो उसके हिसाब से एग्जाम जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज 90% चांसेस होते हैं कि इन्हीं डेट्स पर आपका एग्जाम होगा। तो आईबीपीएस में जो शहरों की जितनी बैंक्स होती है ना, उन सभी बैंक्स जिसके नाम मैंने यहां लिखे, ये इन सभी बैंक्स के लिए ये एग्जाम होगा। सबसे पहले होगा पीओ का एग्जाम, जिसे हम प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी कहते हैं। आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। दूसरे फिर एग्जाम होगा ये, जिसको हम कस्टमर सर्विस एसोसिएट कहते हैं, जिसको हम क्लर्क कहते हैं। और तीसरा दोस्तों आईबीपीएस का एसओबी होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हैं, लॉ पढ़ा हुआ है या फिर एमबीए किया हुआ है, उन लोगों के लिए। ऐसे आरआरबी में फॉर्म निकलते हैं। तो आरआरबी में ऑफिस असिस्टेंट होता है, जिसको हम क्लर्क कहते हैं। ऑफिसर स्केल 1 होता है, जिसको हम पीओ कहते हैं। और स्केल 2 में दोस्तों आपके एसओ की वैकेंसीज आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैंने देखा है आईबीपीएस एसओ में ये पोस्ट आएंगे, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ये आपके सामने आएंगे, है ना। आईबीपीएस आरआरबी एसओ में ये वैकेंसीज मैंने आपको दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, क्या जरूरी है क्वालिफिकेशन में? सभी में एक ही चीज जरूरी है कि बस आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने डिस्टेंस से भी किया है तो भी आप एलिजिबल है। आपने ये देखा, एज क्राइटेरिया देख लो। देखो, आईबीपीएस का पीओ का एग्जाम है तो आप 20 होनी चाहिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए।
अगर आप रिजर्व कैटेगरी में तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी को 3 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एससी एसटी को 5 साल मिल जाएंगे। ऐसी हर एक रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग वहां पर क्राइटेरिया है। तो अगर आप 20 साल हो मिनिमम तो आप समझ लो इस साल आप एलिजिबल हो, और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो इस साल तो आप एलिजिबल हो आईबीपीएस पीओ के लिए। एसबीआई पीओ में आपको मिनिमम 21 चाहिए होती है, मैक्सिमम यहां पे 30 होती है, अनरिजर्व्ड के लिए बता रहा हूं। आरआरबी पीओ में मिनिमम 18 चाहिए होती है, मैक्सिमम 30। देख रहे हो, ग्रामीण बैंक में पीओ बनना है तो 18 साल में आप एलिजिबल हो, क्या बात है। बाकी बैंक्स में पीओ बनना है तो 20 साल में एलिजिबल हो जाओ, लेकिन एसबीआई में पीओ बनना तो 21 होने चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। इनके पीछे का लॉजिक यही जाने कोई नहीं जानता। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट्स लंबे समय से जो है लड़ाई कर रहे थे कि भाई जब यहां 18 साल में वो पीओ बनने लायक हो जाता है तो फिर यहां 18 क्यों नहीं करते हो आप। हाँ, क्यों नहीं करते हो, पता नहीं क्यों नहीं करते हो। एक बात बहुत गौर से सुनिएगा, आईबीपीएस पीओ और ये आरआरबी पीओ जितनी मर्जी उतने आप पेपर दे लो जब से आप एलिजिबल क्राइटेरिया में हो, लेकिन एसबीआई पीओ अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो सिर्फ आप 4 बार ही पेपर दे सकते हो। तो ढंग से प्रिपरेशन करने के बाद ही पेपर देना होता है, सिर्फ 4 बार ही पेपर दे सकते हो। और पेपर काउंट होता है जब आप एसबीआई का पीओ का प्री क्वालिफाई करके मेंस पे पहुंचते हो। मेंस आपने अटेम्प्ट किया, नहीं क्वालिफाई हुआ तो दोस्तों एक अटेम्प्ट माना जाएगा। प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो अटेम्प्ट नहीं माना जाता, मेंस के अटेम्प्ट को क्वालिफाई में माना जाता है। ऐसे करके दोस्तों हमारा हो गया। चलो, ये तो हमें क्वालिफिकेशन पीओ के एग्जाम की पता चल गई। ये हमारी क्लर्क के एग्जाम की है, ग्रेजुएशन तो इसमें भी चाहिए। क्लर्क में क्या है, 20 से लेकर 28 तक एज होती है। आईबीपीएस क्लर्क में 20 से लेकर 28 होती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। पीओ के लिए 30 होती है ना, या कम होती है। एसबीआई क्लर्क में 20 से लेकर 28 होती है, आरआरबी क्लर्क में भी 18 से लेकर 28 होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, इनमें कोई एज और कोई अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं होती। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, जरा इसका प्रोसेस समझते हैं दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी रहे, क्योंकि प्रिपरेशन करें 2026 की तो पूरी क्लैरिटी होनी जरूरी है। पहली चीज आप सब लोगों के लिए, आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम दोगे, मेंस एग्जाम दोगे, इंटरव्यू होगा, ये इसका फेज है, ठीक है। एसबीआई पीओ प्री एग्जाम दोगे, मेंस एग्जाम दोगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन भी होगा, ये मैंने यहां पर रह गया, ग्रुप डिस्कशन भी होगा। आरआरबी पीओ में प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। समझ गए दोस्तों। क्लर्क में आ जाओगे तो क्लर्क में सिर्फ प्री मेंस होते हैं, इसमें कुछ और नहीं होता, बस प्री मेंस होते हैं। ये जो आईबीपीएस पीओ है ना, इसमें लास्ट टाइम एक चीज और हुई थी जो इंटरव्यू से पहले हुई थी, जिससे यहाँ साइकोमेट्रिक टेस्ट था, ऐसे वहां पर भी इसका एक टेस्ट लिया था। हो सकता है इस बार भी रखे, हो सकता है ना भी रखे, तो उसको मैंने लिखा नहीं है। अच्छा जी, ये प्रोसेस है मेजर जो मैंने आपको बताया। अब देखो, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम पैटर्न, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। देखो, प्री और मेंस का बताता हूं। प्री में 3 सेक्शन आ गया, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। क्वांट रीजनिंग 35-35 मार्क्स के आगे 20-20 मिनट। इंग्लिश में पढ़ाता हूं, 30 क्वेश्चंस आते, 30 मार्क्स के आते, 20 मिनट देने होते हैं आपको, ठीक है। आपको कट ऑफ यहां से निकालनी है। इसी में मेंस में आ जाओ, तो देखो सबका पैटर्न स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको इंग्लिश का बताता हूं। टोटल पेपर 3 घंटे 10 मिनट का होता है, 225 मार्क्स का होगा। तो जो इंग्लिश का सेक्शन आएगा मेंस में, 35 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स कितने होते हैं, 40। इसका मतलब कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, है ना। और इसको सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं। आईबीपीएस पीओ में ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर खत्म होता है तो फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इंग्लिश का ही होता है। अब आप देखकर समझ गए होंगे इंग्लिश का रूल कितना बड़ा है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 25 मार्क्स का होता है, और आधे घंटे का दोस्तों आपका पेपर होता है। 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है और आधे घंटे का दोस्तों आपका पेपर होता है। ऐसे करके आपके सामने ये बनता था। आपने कहा ठीक है, समझ गए, ये हुआ। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टाइप का एक टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। ये तो आईबीपीएस पीओ का देख लिया। अब देखो एसबीआई पीओ का मैंने लिख दिया। तो एसबीआई पीओ में देखना, प्रीलिम्स में इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स होता है, 20 मिनट। देख रहे हो वेटेज, इंग्लिश का वेटेज कितना है। हाँ, ये प्रीलिम्स में, बाकियों का देख लो आप। नेक्स्ट में आ जाओ, ये मेंस है। मेंस यहाँ पे 3 आवर 30 मिनट, 3.5 घंटे का होता है, 250 मार्क्स का होता है। वो 225 का था, ये 250 मार्क्स का। सबका स्क्रीनशॉट लेना। मैं इंग्लिश बताता हूं, ये इंग्लिश है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि मार्क्स इसके 20 रहते हैं, तो ये मत समझना अरे मार्क्स कम रह गए 40 मिनट्स में। लेकिन जब इसका डिस्क्रिप्टिव आता है, ये रहा डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होता है। आईबीपीएस पीओ में 25 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है, आधा घंटा इसमें ही मिलता है। तो आपका इंग्लिश का रोल बहुत बड़ा होता है,
इनफैक्ट सबसे बड़ा रोल है इंग्लिश का। लोग इंग्लिश से डरते बहुत है, उसका डर मैं ही खत्म करता हूं। 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, मेरा यही काम है। मुझे मालूम है एक जीरो से बच्चे को पढ़ना होता तो कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, आप चिंता नहीं करना। अच्छा आज आगे बढ़ जाओ। ये एसबीआई का मैंने बता दिया। अब आरआरबी में देखो, आरआरबी में प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आता, बल्ले बल्ले। प्रीलिम्स का पैटर्न ये देखो, है ना। लेकिन जैसे मेंस में आते हैं दोस्तों, तो मेंस में आपके सामने इंग्लिश और हिंदी में से चॉइस है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। हालांकि सबका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इंग्लिश का बताता हूं। 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, इसके पीओ में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आते हैं क्लर्क में। क्लर्क का प्री का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ का प्री का था, ऐसी आईबीपीएस क्लर्क का भी प्री का है। दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। देखो पूरा स्क्रीनशॉट लेना, बाकी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट इंग्लिश के रहते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, ठीक है। अब इसके मेंस में आ जाओ। मेंस में चेंजेस क्या है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है। क्लर्क के किसी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। अब इंग्लिश में क्या होता है, देखो 40 क्वेश्चंस आते हैं, कितने 40 मार्क्स होते हैं, 35 मिनट में आता है। इसका मतलब ये आपका वेटेज अच्छा खासा रखता है। ये क्लर्क की बात कर रहा हूं। अब आ चलते हैं एसबीआई क्लर्क में। पैटर्न कैसा है, वहां पर एसबीआई क्लर्क जो है वो आईबीपीएस क्लर्क के बिल्कुल सेम होता है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स। देख लो जी, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है जी, बिल्कुल सेम होता है। मेंस में आ जाओ। मेंस में इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट। इसमें भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। यहां आ जाओ, ये आरआरबी है, तो जैसे आरआरबी की पीओ प्री में इंग्लिश नहीं आता था, क्लर्क में भी नहीं आता। और मेंस में वहां भी इंग्लिश हिंदी में चॉइस होती थी, यहां भी इंग्लिश हिंदी में चॉइस होती है। वही 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स, ऐसे करके दोस्तों आपको ये करना होता है। तो देखो ये तो आपने पैटर्न देख लिया। पैटर्न देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी, तभी तो हम तैयारी कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है। अगर आपको सच में इंग्लिश में डर लगता है ना, मैं हूं आपके डर को निकाल दूंगा, आप चिंता नहीं करना, आपका पूरा डर निकल जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अच्छा जी, बड़ी ध्यान से देखो, आपके पास ये सब्जेक्ट अगर आपको 2026 में किसी भी बैंक में सिलेक्शन लेना है ना, इंग्लिश और हिंदी, हिंदी वाला ऑप्शन जो है आरआरबी के एग्जाम में, अगर आपको लगता है कि सर इंग्लिश मुझसे मुश्किल लगती है, मैं हिंदी चूज करूंगा, तो बिल्कुल आप हिंदी चूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ तभी चूज करिएगा अगर आप और भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर आपको इंग्लिश को, आपको हिंदी को ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई करी है। अगर एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई करिए तभी चूज करना, वरना सुनने में हम हिंदी में बात करते हैं, हमें हिंदी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली वहां भी गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन और भी एग्जाम्स की करनी है, वहां भी आप हिंदी पढ़ते हो तो ही चूज करना। अदरवाइज सिर्फ बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हिंदी चूज मत करना, तो आप इंग्लिश चूज करना, क्योंकि बाकी सब एग्जाम में तो इंग्लिश ही आएगी, है ना। रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर ये आपको पढ़ना होगा, कंप्यूटर वाला आरआरबी में पढ़ना होता है, ठीक है। बट मोटा मोटा अगर आप देखो तो ये हर जगह कॉमन है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये तो कॉमन ही है। और जनरल अवेयरनेस हर एक एग्जाम में मेंस में आनी ही आनी है। तो एक कॉमन एग्जाम्स, कॉमन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इस कॉमन को पढ़ने के लिए बहुत ध्यान से देखो, आप लोगों को कोई एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एक पैटर्न होता है, एक ऐसा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना होगा जिस फाउंडेशन बैच में प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर होता हो और मेंस का भी पूरा सिलेबस कवर होता हो। तो सबसे पहला काम सिलेबस कवर करना है, कौन सा मॉक पेपर लगाना है, कितना मॉक पेपर लगाना है, एनालिसिस कैसे करना है, कैसे हमें स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी कैसे लेकर आनी है, ये सारी चीजें बाद में आएंगी। सबसे पहले आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना होगा, और ऐसा फाउंडेशन जहां प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस कवर होता हो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती कर देते, वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत सबको आता है, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं एंड दे गेन कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद मॉक पेपर लगाते हैं, जिसमें से देखते हैं अच्छा 30 में से मैंने किए, कितने अटेम्प्ट कर रहे, 30 में से कितने 12 आ गए सही, 12 से आ गए तो अंदर हो पाते कि और सही होंगे, तो वो मॉक पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, लेकिन अभी उनका फाउंडेशन कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो मेरा आप सबसे एडवाइस है, आप सबके पास अच्छा समय है, तो पहले आप अपने फाउंडेशन को मजबूत करो, जम के मजबूत कर लो। एक बार फाउंडेशन मजबूत हो गया, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर पूरी ताकत लगा देनी है, लेकिन वो बाद में, पहले फाउंडेशन उसके बाद ताकत लगानी है। क्या बात आपको समझ में आ गई, है ना। ऐसे ही ध्यान में रखना है। और आइए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता हूं, बहुत गौर से ध्यान से सुनना। इंग्लिश को पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं इंग्लिश 365, ये एक फाउंडेशन बैच है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये रहा फाउंडेशन बैच इंग्लिश 365, ये नाम है इस फाउंडेशन बैच का, इंग्लिश 365 फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स और मेंस पूरे को कवर करेगा। एक फाउंडेशन बैच है जो कि प्रीलिम्स को और मेंस को दोस्तों कवर करेगा।
ये जो बैच है शुरू होगा 26 जनवरी 2026 से। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2026 से शुरू होगी और इसकी लाइव क्लासेस दोस्तों 3 बजे हुआ करेंगे। आपने लाइव क्लास अगर मिस कर दी तो वो रिकॉर्डेड है, फिर आप कभी भी उसे पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 26 जनवरी से शुरू होगा। अब असल में इंग्लिश को पूरा करने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं। पहला वोकैबुलरी, तो दोस्तों इसमें हम वोकैबुलरी के हिस्से से शुरुआत करेंगे। जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वर्ड का मतलब पता होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। वर्ड का मतलब पता होगा तो आप सेंटेंस पढ़ पाएंगे, तभी जाकर कोई क्वेश्चन कर पाएंगे। हम शुरुआत दोस्तों वोकैबुलरी से करेंगे। वोकैबुलरी से शुरुआत करने के बाद फिर हम आएंगे ग्रामर के हिस्से पर कि किस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चंस बनते हैं, हम ये जानेंगे। उसके बाद हम आएंगे दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन के हिस्से पर। इंग्लिश का तीसरा हिस्सा कॉम्प्रिहेंशन होता है। और चौथा हिस्सा जो कि पीओ में आता है, वो भी मेंस में, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। हम ये चारों चीजें सीखेंगे और इन चारों चीजों को सीखने से ही आप कंप्लीट प्रीलिम्स और कंप्लीट मेंस के पूरे पेपर को आप आराम से कर पाएंगे इस तरीके से। तो ये जो बैच है इंग्लिश 365 फाउंडेशन बैच, इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को गौर से, पूरे सिलेबस को आपने करना है। अब जब आप पूरे सिलेबस को करोगे, किस तरीके से सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊंगा, इस बात को बहुत ध्यान से आपको सुनना है। देखो, सबसे पहले हम वोकैबुलरी करवाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं वोकैबुलरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज उसमें कवर होगी। जैसे सबसे पहले मैं आपको एंटोनम्स सिनोनिम्स कराऊंगा, वो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ये हिस्सा आपका प्री और मींस दोनों में आता है, मैंने दोनों लिखा हुआ है। फिर हम वर्ड फिलर्स पढ़ेंगे और वर्ड फिलर्स भी दोस्तों प्री मींस दोनों में आता है। वर्ड यूजेज पढ़ेंगे, ये भी प्री मींस दोनों में आता है। वर्ड स्वैप पढ़ेंगे, ये भी दोस्तों प्री मींस दोनों में आता है। फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, ये प्री मींस दोनों में आता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे, प्री मींस दोनों में आता है। स्पेलिंग एरर यूजुअली क्लर्क के एग्जाम में वो भी प्री में आता है, हम ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक क्लोज टेस्ट का हिस्सा है, ये दोस्तों दोनों में आता है, प्री मेंस, पीओ में भी क्लर्क में भी। एसओ में तो मेंस में इंग्लिश नहीं होती, मेंस में तो वहां एसओ में जो सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई करी है वो होता है, जैसे आईटी वालों के लिए आईटी, लॉ वालों के लिए लॉ, बट प्री में आता है, प्री में वहां भी आता है। तो आपने देखा ये वोकैबुलरी का हिस्सा में हम सबसे पहले इन सबको पढ़ने वाले, इन सभी पार्ट्स को करने वाले, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं सब सीखेंगे। प्री और मेंस हमने यहां कवर किया। इसके बाद सेकेंड पार्ट हम शुरू करेंगे इसी बैच का, जब हम पढ़ेंगे ग्रामर के हिस्से को। ग्रामर में बेसिकली 3 चीजें आती है एग्जाम में। एक आता है ये एरर डिटेक्शन, जो कि प्री मेंस दोनों में आता है। दूसरा आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो कि प्री मेंस दोनों में आता है। और तीसरा आता है दोस्तों सेंटेंस स्टार्टर्स या सेंटेंस कनेक्टर्स, ये दोस्तों यूजुअली सिर्फ मेंस में ही देखने को मिलता है। तो हमें इन तीनों को पढ़ना है और तीनों को पढ़ने के बाद हमें जो है इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। इन तीनों को पढ़ने के लिए हमें कुछ चैप्टर्स करने पड़ेंगे, तब जाकर हम इन्हें कर पाएंगे। और वो चैप्टर्स होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, स्कूल टाइम में पढ़े हैं ना, हमें इनके लिए ये चैप्टर्स पढ़ने होंगे। मैं ये सब पढ़ाऊंगा, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वर्ब, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स। हमें इन सभी चैप्टर्स को दोस्तों पढ़ना है, हमें इन सभी चैप्टर्स को दोस्तों पढ़ना है। जब हम इन सभी चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो दोस्तों हमारा ग्रामर का हिस्सा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। क्या जी आपको ये बात सबको समझ में आ गई, कैसे हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे पढ़कर हमें इसे कंप्लीट करना है? मुझे एक बार बताइए सभी लोग। जी सर, समझ गए हैं ग्रामर। सेकंड इससे ग्रामर को कंप्लीट करने के बाद आप आएंगे कॉम्प्रिहेंशन में। और कॉम्प्रिहेंशन का देखो, सबसे पहला हिस्सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्री मेंस दोनों में आता है। पैराजंबल्स और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये प्री मेंस, ये भी दोनों में आता है। पैराग्राफ और सेंटेंस कंप्लीशन, ये भी प्री मेंस दोनों में आता है। इन्फरेंस बेस्ड आरसी, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है। और मैच दीज सेंटेंसेस, प्री मेंस दोनों में आता है। ये होता है यहां से कंप्लीट आपका कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा। ये प्री मेंस कंप्लीट कराते जाऊंगा मैं, कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट किया, उसके बाद हम आएंगे डिस्क्रिप्टिव पर। डिस्क्रिप्टिव पर मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं, ईमेल राइटिंग कैसे करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग कैसे करते हैं, सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग कैसे करते हैं, प्रेसी राइटिंग कैसे करते हैं। ये आपका एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इनफैक्ट अदर जो इंश्योरेंस एग्जाम्स है वहां पर भी आता है। हम इन सबको करेंगे। पहले ना लेटर और ऐसे बस 2 ही चीजें आया करती थी, अब क्या है इन दोनों चीजों में लेटर हट गया है, ऐसे रह रखा है अभी भी, क्योंकि यार लेटर आजकल लिखवाए नहीं जाते हैं और ना ही उसका प्रैक्टिकल यूज है। लेटर के बदले ये सारी चीजें आती है ना, ईमेल राइटिंग आती है, रिपोर्ट एनालिसिस आता है, सिचुएशन एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस या कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, तो ये सारी चीजें आती है दोस्तों और इन सबको मैं सिखाऊंगा। अब देखो इतना सबको सिखाया जाएगा
जब इतना सब कुछ सिखाया जाएगा तो बहुत सारी चीजें सीख रहे हम लोग। अराउंड 100 के आसपास जो है लेक्चर्स इसमें होंगे। तो अब आप बताइए इसका प्राइस क्या होना चाहिए, खुद से सोचिए इसका प्राइस क्या होना चाहिए जिसमें मैं आपके साथ इतनी पूरी मेहनत करूंगा। खुद से सोचिए प्राइस क्या होना चाहिए, आपको टाइम दे रहा हूं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, सोचिए प्राइस क्या होना चाहिए। देखो कोशिश मैंने हमेशा से यही करता हूं कि मैं जो पढ़ाऊं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचे, जो हम लोग मेहनत करें वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचे। और इन सारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप लोगों के लिए इस वाले बैच को मैं लेकर आया हूं। अब आपको सुनकर बहुत मजा आएगा कि इसका जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए, कि अगर ये आपको पढ़ाना हो जिसके लिए तकरीबन मेरे को 4 से 5 महीने में आपको दूंगा और 5 महीने लगातार दूंगा, और आप अगर एक कहीं ट्यूशन पढ़ने भी जाते हैं अगर, या आपने 10th में जब ट्यूशन पढ़ा होगा उसमें भी अगर आपको 5 महीने की फीस देनी पड़े तो कितनी फीस होगी, वो फीस भी बहुत ज्यादा होगी। हर महीने जो आप अपने फोन में इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हो, कॉलिंग के लिए रिचार्ज करवाते हो, वो भी शायद बहुत ज्यादा होगा अगर आप कंपेयर करोगे उसमें 5 महीने का कितना रिचार्ज होता है और ये 5 महीने का बैच में। दोस्तों ये वो बैच जो आपकी लाइफ को बदल देगा। इस बैच का प्राइस आप सब लोगों के लिए कुछ ही दिनों के लिए है और वो प्राइस है 499, यानी कि सिर्फ 500 रुपए, यानी कि सिर्फ 500 रुपए है। और ये 500 रुपए दोस्तों प्राइस सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों के लिए, सिर्फ आप सब लोगों का सिलेक्शन हो और आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इस चीज को मन में रखते हुए दोस्तों एक कोशिश है मेरी, और आप सब लोग पढ़े लाइव क्लासेस सिर्फ 500 रुपए में। आप आओ तो आराम से इसमें पढ़ो। अब इसके लिए कैसे परचेस करना है बहुत ध्यान से सुनिए। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करके आप आएंगे तो वहां कैटेगरी आती है, बैंक कैटेगरी चूज करनी है, बैंक एग्जाम्स। ऐसे आपने बैंक एग्जाम्स कैटेगरी चूज करी। कैटेगरी चूज करने के बाद आप देखोगे तो यहां 3 ऑप्शन दिखेंगे मोबाइल फोन में, जिसमें बीच का ऑप्शन है जहां लिखा हुआ है स्टोर। क्या लिखा हुआ है? स्टोर। आप स्टोर पे टैप करोगे तो इस तरीके से दोस्तों आ जाएगा, और स्टोर पे आप सॉर्टिंग कर लेना, लिख लेना रीसेंट फर्स्ट। रीसेंट फर्स्ट की सॉर्टिंग कर लोगे तो सबसे पहले आपको बैच दिख जाएगा, और यहां आपको बैच दिखेगा ये इंग्लिश 365 फाउंडेशन बैच फॉर ऑल बैंक इंश्योरेंस एग्जाम्स प्री प्लस मेंस। ऐसे करके दोस्तों आपको ये बैच दिख जाएगा, और इस बैच की जो प्राइस है ना वो 2499 दिख रही होगी। 2499 इसकी प्राइस दिख रही होगी। आपको क्या करना है, अभी यहां 50% ऑफ होकर 1248 करके दिख रहा होगा। आप उन सबको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, इस पे आप टैप करेंगे। टैप करके इस तरीके की स्क्रीन आएगी। आप क्या करना है, ये ज्वाइन बैच पे टैप करना है। ठीक है, अभी प्राइस ज्यादा दिख रहा है 1248 ऐसे दिख रहा होगा। ज्वाइन बैच पे टैप करेंगे। बैच पे टैप करने के बाद 50% ऑफ होने के बाद 1248 है, आप यहां पर आएंगे। आप यहां पर एक कोड लगाएंगे। आपने कोड लगाना है अनअकैडमी। अनअकैडमी की स्पेलिंग तो नहीं भूलोगे, UNACADEMI, अनअकैडमी। जैसे आप अनअकैडमी लगाएंगे और प्राइस डिस्काउंट हो जाएगा, और फिर आपका फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा 499। और इस 499 वाले प्राइस को आपको पे कर देना है। पे करते ही दोस्तों आप लोगों के लिए अकाउंट में ये बैच शो होने लग जाएगा, और 26 जनवरी से हम लोग इस बैच में पढ़ना शुरू करेंगे। और 26 जनवरी से दोपहर 3 बजे आपको दोस्तों मेरे साथ लाइव जुड़ना है। बताइए जी कैसा रहा आपकी प्रिपरेशन का पूरा ये सफर। ये है दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। अब बात कर रहा हूं जो शुरुआत नहीं कर रहे, जो रिपीटर है उनकी। दोस्तों आप सब लोगों को फाउंडेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों को जरूरत है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे ही जनवरी का महीना कंप्लीट होगा तो फरवरी के महीने से आप सब लोगों के लिए मैं 2 काम करने वाला हूं। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस YouTube पर करनी है तो YouTube पर डेली में 5 PM पर आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हर कोई कर सकता है। आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं तो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो भी कर सकते हैं। आप नहीं भी पढ़ रहे, फाउंडेशन कहीं और से पढ़ाए तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेड क्लास लेनी है तो पेड क्लास भी फरवरी के महीने में ही एक मेंस की पेड क्लास आएगी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, वो भी फरवरी के महीने में आएगी। इसीलिए उसको मैंने अभी नहीं बताया। अगर आपको जैसे वो परचेस करना होगा कुछ दिनों बाद फरवरी के महीने में जैसे शुरू होगा तो मैं वो भी लेकर आऊंगा, ताकि आपको डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी है तो आप डेडिकेटेड प्रैक्टिस भी वहां कर सकते हैं। ये तो बात है अकेले अगर आपको इंग्लिश परचेस करना है तो। अब मैं आपको बताता हूं अनअकैडमी पर अगर आपको इंग्लिश नहीं, आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें सभी टीचर्स की क्लासेस मिल जाएं, तो देखो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ये भी आपको बैच दिख रहा है दोस्तों। इस बैच में
सारे के सारे चारों टीचर्स हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। और जब आप आपको इसमें पढ़ाएंगे तो इसमें कंप्लीट सिलेबस होगा। इसमें जो आपको मेरी इंग्लिश की क्लास दिख रही है ना, वो इंग्लिश की क्लास यही है, एडिट जो इंग्लिश 365 बैच जिसके बारे में मैंने बात करी। तो मेरा इंग्लिश 365 बैच जो है, अलग से लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आप ऐप में जाकर ऐसा कर सकते हैं। ऐप से नहीं, अगर आपको डायरेक्टली वेबसाइट से पढ़ना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला ही लिंक आप जाओगे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको सभी टीचर्स की क्लास लेनी है तो आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है। और देखिए, अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये ऑफर आपके लिए चल रहा है 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, जिसमें आपको अनअकैडमी का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 1499 में मिल रहा है। तो आप दोस्तों इसका भी फायदा उठाइए। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप पढ़िए और दोस्तों आगे बढ़िए। मैं आपके लिए हर तरीके से साथ में हूं, हर एक स्टेप पर साथ में हूं। आप जब इस बैच में आएंगे तो आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जहां डिस्कशन करेंगे। बीच बीच में कुछ आपके साथ वीडियो इंटरेक्शन भी किया जाएगा, आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे। हालांकि सबसे ज्यादा डाउट्स मैं लेता हूं, और आपको कोई भी डाउट्स होता है अकेडमी में बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं, आप आएंगे इसका फायदा उठाइए बढ़िया से। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। मिलते हैं बैच में 26 जनवरी को। आप सब लोग इसे परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफर भी दोस्तों 25 तारीख तक ही वैलिड है। उसके बाद प्राइस जो है अनअकैडमी बढ़ा सकती है। इट्स नॉट इन माय हैंड। तो आप लोग दोस्तों पढ़िए और आगे बढ़िए। ऑल दी बेस्ट दोस्तों। 2026 आपके लिए प्रॉपर तरीके से एक सिलेक्शन ईयर बनेगा, अगर आप चाहेंगे तो। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।